यहाँ जो बना हुआ था, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, पोरबंदर बेच दिए और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? कि नोटबंदी में हमको इतने दिन का समय दे दीजिए। देश तो 8 साल का समय दे दिया कि सरकार इनकी जाएगी और कई चेहरे के खुलासे होंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था, न वित्त मंत्री से राय लिए, न रिजर्व बैंक के गवर्नर से राय लिए, जो चाहे वो कर लिए प्रधानमंत्री जी। देश का जो नेता है, जो देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, वो कितना गंभीर है कि रात में उठ के एक फैसला करता है और RBI के गवर्नर को नहीं बताता है। नोटबंदी को लेकर के आज 8 साल होने वाले हैं। ऐसे में हम लखनऊ में हैं और यहाँ पर कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे कि नोटबंदी को लेकर के क्या फ़ायदे हुए कि 8 साल होने वाले हैं। लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ है? लालजीत यादव, राष्ट्रीय अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। आज नोटबंदी को हुए 8 साल होने वाले हैं, क्या फ़ायदे रहे नोटबंदी होने के? नोटबंदी जो हुआ था उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उसका असर अभी तक है। आप बता दीजिए, ये जितने पटरी दुकानदार हैं और इन लोगों की बिक्री हो ही नहीं रही है और उसका हिसाब भी प्रधानमंत्री जी नहीं दिए कि कितना जो है ब्लैक मनी आया। भाई, प्रधानमंत्री जी को 10 साल से ज़्यादा हो गया तो उन्हें बताना चाहिए था कितना ब्लैक मनी आया। उन्होंने कई वादे किए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे और विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। लेकिन उस पर देश के प्रधानमंत्री जी बोलते ही नहीं, न कहते हैं। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? बेरोजगारी की बाढ़ आ गई है। तो ये चीज़ें प्रधानमंत्री जी एक तरह से तानाशाही किए हैं कि एक बैग रात में आए और रात में 8 बजे शायद उन्होंने घोषणा कर दिया कि कल से जो है 2000 की नोट और 500 की नोट बंद हो जाएगी, तो या 1000 की नोट बंद हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो किए हैं, ये बिना विचारे कर दिए, जैसे कोई तानाशाह होता है, जो चाहे वो कर ले। तो वही है, ये संविधान से नहीं चले, ये संविधान की हत्या कर दिए। नहीं तो देश में खुशहाली आई होती। उस जो नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ ये भी नहीं बताते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए या ब्लैक मनी ख़त्म करने के लिए वो नोटबंदी किए थे, लेकिन कितना ब्लैक मनी आया इसको कभी भी नहीं बताया कि इतना ब्लैक मनी आया। तो ये चीज़ें हैं, जनता को गुमराह किया गया और जनता के साथ छल किया गया और उसके बाद जो है सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए उस दरमियान। और लोगों ने लाइन लगा के पैसा, कुछ जो भी 10-5 नोटें जिसके पास थी, लाइन लग गई, त्राही त्राही भारत में हो गया। तो ये क्या है? ये भारत के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था, न वित्त मंत्री से राय लिए, न रिजर्व बैंक के गवर्नर से राय लिए, जो चाहे वो कर लिए प्रधानमंत्री जी। तो ये सब चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं जो है जैसे तानाशाही की बू आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में। और ये कहे थे कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूँगा, देश से महंगाई समाप्त करूँगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूँगा। क्या हुआ? आप ये बताइए, जिस देश में 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता गरीबी, भुखमरी, बेबसी की ज़िंदगी जी रहा है, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? तो ये केवल बहकाते हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। 2014 से पहले देश पे शायद 55 लाख हज़ार करोड़ कर्जा था, आज 205 लाख हज़ार करोड़ कर्जा है। देश जो है कर्जे में डूब रहा है और लोग कह रहे हैं विश्वगुरु बन रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा। तो कैसे बजेगा भैया? जब आप कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्जे में डूबा हुआ व्यक्ति कुछ बोल पाता है? वो तो असहाय हो जाता है ना। तो देश को गर्त में ले जा रहे हैं, न कि देश को ये लोग आगे ले जा रहे हैं। यहाँ जो बना हुआ था, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, पोरबंदर बेच दिए और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? आप कर्जे में डूबते जा रहे हैं, देश की जनता कर्जे में डूबती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? रोज़ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया चैनल पर ये दिखाया जाता है, लेकिन तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जंगल राज और माफिया राज की सरकार नहीं है, ये राम राज्य की सरकार है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा घोटाला हुआ, नोटबंदी में इतना बड़ा घोटाला हुआ। महाराष्ट्र में सहकारी कौन सा बैंक था, अमित शाह जी वहाँ जो है पता नहीं कितने करोड़ रुपया जो है बदलवा लिए, सब लोग बदलवा लिए। उस पर क्यों नहीं जांच बैठाते हैं? उन लोगों को क्यों नहीं जेल भेजते हैं? मैं तो कहता हूँ देश में जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, चाहे अजीत पवार जी पे लगाए थे देश के प्रधानमंत्री जी की 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है, ये चक्की पिसिंग अजीत पवार को क्यों नहीं जेल भेजते हैं?
तो अजीत पवार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो इनको जेल भेजना चाहिए था। शुभेंद्र अधिकारी अगर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था, लेकिन उन्हें गले लगा लिए देश के प्रधानमंत्री जी। तो कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, बल्कि आप भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं। इतना अभी जीता जागता उदाहरण विधानसभा में आया है कि सीबीआई ने विवेक कुमार सिंह IAS हैं क्या है, किसी जिले के अधिकारी थे, खनन में घोटाला हुआ था, उन्होंने सीबीआई ने मांगा कि आप जो संस्तुति करिए मुकदमा लिखाने के लिए, इन्होंने उसको जो है वो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मुकदमा लिखवाने का आदेश दिया ही नहीं। तो ये शासन प्रशासन क्या कर रहा है, उसी में गायत्री प्रजापति जेल में है और तमाम लोग जेल में हैं, तमाम लोग जेल से छूट के जमानत पे है, लेकिन जो अधिकारी बचे हुए हैं सरकार उनको बचा रही है। उनको क्यों नहीं जेल भेज रही, उनकी जो है संपत्ति क्यों नहीं जब्त कर रही। जो स्वजाति अधिकारी उनको बचाने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जो भी IAS हैं, जहाँ जहाँ खनन का काम देख रहे थे, DM देख रहे थे, वहाँ खनन में अगर घोटाला हुआ, चाहे जिस सरकार में हुआ, लेकिन अब तो राम राज्य की सरकार है। वो ठीक है, जंगल राज की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, तो उनके जो भ्रष्टाचार हुआ था उनको आप जो ख़त्म करिए, उनको जेल भेजिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए। तो आप जो मुकदमा चलाने की संस्तुति भी नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस फेल है और ये विफल हैं। ये कभी भी किसी गांव में नहीं जाके पूछे जनता से कि आपके समस्या क्या है, मैं उस समस्या का समाधान करने के लिए आया हूं। ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं, ये कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और देश के प्रधानमंत्री कहेंगे रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे और माटी छीन लेंगे। क्या ये भाषा है? जय हिंद, जय भारत। और लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ है? राघव मिश्रा। आज नोटबंदी को लेकर के 8 साल होने वाले हैं। क्या लगता है कि यहाँ के क्या फ़ायदे हुए नोटबंदी के, या आपका क्या विचार है इस पर? बहुत फायदे हुए। सरकार जो करती है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी जो किया, जो है फायदा रहा होगा तभी तो नोटबंदी की है। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी को आज 8 साल हुए तो क्या क्या फ़ायदे हुए, आपकी निगाह में क्या लगता है? अब उतना तो भाई फायदे के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन फ़ायदा हुआ होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी किया तो फ़ायदा हुआ ही होगा। लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, हमको अभी ये जानकारी नहीं है। कल ही अभी जो है आज 8 साल होने वाला है। कल ही अभी डॉलर के मामले में रुपया जो है सबसे निचले स्तर पर गिरा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा तो हुआ ही होगा। जब सरकार जो बंद कर रही है तो बिना फ़ायदे का थोड़ा ही बंद की होगी। 2000 की नोटों से जो है बहुत दिक्कत, ये 1000 की नोटों से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जो इस वास्ते जो प्रधानमंत्री जी ने जो है नोट बंद कर दिया। जब नोटबंदी हुई थी, जिस प्रकार से लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, परेशानियों का बस महीने 1.5 महीने परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद तो फिर नोट इफरात आ गई थी जो है। उसके बाद में बराबर हो गया था जो है, सबको आराम से बैंकों द्वारा मिलना शुरू हो गई थी जो है। तो नोटबंदी हुई तो जो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ नहीं, महीने 1.5 महीने करना पड़ा था। उसके बाद सब बराबर पर आ गए थे। नोटबंदी को लेकर के 8 साल हुए हैं, तो इन 8 सालों में आपको क्या परिवर्तन दिख रहा है कि क्या फ़ायदे हो गए? परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? केवल परिवर्तन सरकार का हुआ। सरकार में मोदी की पॉलिसी का हुआ, मोदी को हुआ। अब मोदी के द्वारा जो निर्मित उद्योगपति हैं उनका भला हुआ। देश तो बर्बाद हो गया। देश तो केवल 40 लोगों के लाभ में जो है 2 आरजू में कट गया, 2 इंतजार में। देश के पास कुछ नहीं बचा। देश में जो सरकार ने नोटबंदी की है, आज उसी का नतीजा है कि देश के 80% जनता जो है लाइन लगा करके 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं लेने को मजबूर है। ये नोटबंदी है, यही GST है। आज जो 3 बिल लाई, GST, नोटबंदी, और हम समझते हैं कि इसकी खाद्यान्न की योजना है जो एकदम पूरे हिंदुस्तान का अगर डेवलपमेंट का अगर उस आधार पर, उस मापदंड पर अगर मूल्यांकन हम करते हैं तो 3 बाण ने पूरे देश का GDP का वध कर दिया, पूरे देश के आवाम का भविष्य वध कर दिया, पूरे भारतीय व्यवस्था का जो सिस्टम है उसको तार तार कर दिया। और यहाँ तक कर दिया कि यहाँ न बच्चों के लिए कुछ बचा, न कर्मचारियों के लिए कुछ बचा, न किसानों के लिए कुछ बचा, न महिलाओं के लिए कुछ बचा। केवल बचा GST में तो वो 42 लोगों के लिए बचा, और फिर सरकार के लिए बचा, तीसरे के लिए कुछ नहीं बचा। यही इनकी नोटबंदी है।
आज नोटबंदी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि नोटबंदी में हमको इतने दिन का समय दे दीजिए। देश तो 8 साल का समय दे दिया, लेकिन देश आप का तो गाड़ी स्पीड से निकल गई, लेकिन देश की गाड़ी जो है एकदम वो जहां थी नोटबंदी से पहले वही आज तक खड़ी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये वर्तमान सरकार के कालखंड में वो गाड़ी भी आगे बढ़ने वाली है। कोई व्यवस्था का सृजन का तो आप उम्मीदें मत करिए, इसलिए कि केवल 10 साल में राम रहीम में ये सरकार रह गई। नोटबंदी बात कर रहे थे हम लोग, जब नोटबंदी हुई थी तो यहाँ पर एक जो है बैंकिंग में जो है पेमेंट का जो पता चलेगा, लोग डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक होंगे, तमाम सारी चीज़ें थी जो लेकर नोटबंदी हुई थी। तो आप इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा नहीं दिया। आज डिजिटल मामले में भारत कितना आगे चल रहा है। डिजिटल में मैं बताया आपको कि डिजिटल जो सरकार का डिजिटल के पीछे जो सरकार की पॉलिसी थी वो केवल 15% लोगों के लिए थी। अगर उनके नुमाइंदगी की बात करिए तो 41 लोगों के लिए थी। जो ये सरकार 11 साल के कालखंड में केवल 41 लोगों के भविष्य के निर्माण के लिए, 41 लोगों के उद्योग धंधा के लिए, 41 लोगों का कर्ज माफी के लिए, 41 लोगों के लिए जितनी योजना सरकार बनाती है, ये मोदी और जो किसी की सरकार नहीं है साहब, वो 41-42 लोगों की सरकार है। और मोदी जी तो एक मुखौटा बन करके रह गए हैं। सरकार तो यहाँ उन लोगों की चल रही है जो उद्योगपति हैं, जब चाहते हैं तब हजारों हजार लाख करोड़ रुपया माफ करा लेते हैं। तो सरकार तो उनकी है, सरकार अब कोई बची नहीं है। सरकार का तो एक कैडर बचा है, सरकार का एक सिस्टम बचा है और उस सिस्टम पर कोई व्यक्ति विराजमान है। बस यही सरकार है और यही नोटबंदी है। नोटबंदी करके आपने कई लोगों को, कितने इस बड़े बड़े उद्योगपति कई लोग जेल गए, कोई नहीं जेल गया, किसी के पास काला धन नहीं था। तो फिर नोटबंदी की जरूरत क्या थी? नोटबंदी करके आपने देश का ऑपरेशन कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब कि नोटबंदी के चक्कर में मत रहिए। नोटबंदी पर काला दिवस देश को मनाना चाहिए, कि नोटबंदी पर छात्र को मनाना चाहिए, किसान को मनाना चाहिए, मजदूर को मनाना चाहिए, कर्मचारियों को मनाना चाहिए, छोटे मोटे उद्योगपतियों को मनाना चाहिए। जश्न तो केवल उनकी टीम को मनाना चाहिए जो 15% के लिए और 43 लोगों के लिए ये जो बड़ी बात बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हम बोल नहीं रहे। आप हर सेक्टर को उठाकर देख लीजिए, आप रेल को देख लीजिए, टेल को देख लीजिए, पोर्ट को देख लीजिए, सारी व्यवस्था को देख लीजिए, नौकरी को देख लीजिए, पेशा को देख लीजिए, किसानों के भुखमरी को देख लीजिए, किसानों का आत्महत्या को देख लीजिए, महिलाओं का सुरक्षा को देख लीजिए। ये नोटबंदी का परिणाम है। जय हिंद। नोटबंदी की जो बात करते थे तो उन्होंने कहा था लेन देन में पारदर्शिता आएगी, डिजिटल पेमेंट की तरफ जागरूकता फैलेगी, लोगों में काला धन वापस आएगा। काला दिन आया? 10 रुपए आया हो तो बताइए, आया है तो कहाँ से आया है, इस पर स्पष्टीकरण दें, और किसके पास गया इसका स्पष्टीकरण दें। 15 लाख हर खाते में आएगा, इसका जवाब दें। पारदर्शिता कहाँ आई, इसका जवाब दें। चरम पर भ्रष्टाचार चल रहा, चरम पर, इसकी कोई सीमा नहीं है। जाने दीजिए इनकी सरकार, ऐसे खुलासे होंगे किसने सोचे नहीं होंगे कि देश में इतना बड़ा भी घोटाला हो सकता है। डिजिटल पेमेंट को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। भ्रष्ट जनता पार्टी इसका नाम है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भ्रष्ट जनता पार्टी इसका नाम है, बीजेपी का फुल फॉर्म है। इसको आज नोट कर लीजिएगा कि सरकार इनकी जाएगी और कई चेहरे के खुलासे होंगे। हजारों करोड़ रुपए घोटाले देश की जनता के पैसों से इन्होंने किए हैं। अपने बैग भर रहे, अपने झोले भर रहे मोदी जी, लेकिन देश की गरीब जनता का पैसा लेकर विदेशों में घूमते हैं। लेकिन जनता जब सवाल करती है तो वही लोग खालिस्तानी हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं, देश विरोधी हो जाते हैं। यह देश लोकतंत्र से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। मोदी की नीति और ना मोदी की नीति साफ है ना नियत। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम है अहमद। 8 साल हुए जो है नोटबंदी को लेकर के, कुछ बदलाव आपको दिखा कि नहीं इन 8 सालों में? बिल्कुल बदलाव दिखा है। जो काला धन लाने की बात करते थे उन्होंने काले धन को सफ़ेद कर दिया है। अब उस पर कोई सवाल नहीं है कि काला धन कहाँ गया। काला धन की जो बात है
वो काले धन की बात जो करते थे, वो कहते थे कि काला धन लाएंगे, लेकिन जब नोटबंदी हुई और तमाम चीज़ें कही गई इसके पक्ष में कि होंगे, वो दिखती हुई तो नहीं दिख रही हैं। आप बताइए कि 99% काला धन वापस कर लिया और सारे सफ़ेद कर दिए। किसके काले धन थे ना, ये ब्यौरा दिया। किसके पास से काला धन एकत्रित किया, ये ब्यौरा दिया। कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं। खुद को मतलब कि देश भर की जनता को परेशान किया। 125 से ज़्यादा लोग मतलब कि नोटबंदी के चक्कर में मारे गए। ये मतलब कि त्रासदी थी देश की जनता के लिए जो देखा। और ये एक और फैसला है, ऐसा फैसला जो बताता है कि देश का जो नेता है, जो देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, वो कितना गंभीर है कि रात में उठ के एक फैसला करता है और आरबीआई के गवर्नर को नहीं बताता है, मतलब सही से उसको हटा के दूसरा पोपट गवर्नर बैठा के और नोटबंदी कराता है। 8 तारीख को फैसला रात में आके सुनाता है, कहता है कि भाई कल से सारी नोटें अमान्य हैं। इस तरह के मतलब फैसले से जनता बहुत परेशान हुई थी और परेशानी की वजह अब अगर परेशान हुई थी उसका कोई समाधान में निकलना चाहिए, कोई समाधान नहीं निकला। नोटें जस की तस रहीं। काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद रुकने की बात, तमाम चीज़ें हुई थी। कहाँ आतंकवाद रुका, कहाँ काला धन बरामद हुआ, कहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ? सवाल तो है ना ये। और 2000 की नोटें चलाई। आप अभी बात कर रहे थे डिजिटल मतलब कि पेमेंट की, डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे थे। डिजिटल फ्रॉड कितना आ गया है, सरकार डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए कितने कदम उठा रही है और डिजिटल फ्रॉड रुक क्यों नहीं रहा है, ये भी तो सवाल है। अगर आप इस देश में जो मतलब कि डिजिटल से मतलब कि आप समझिए कि ऑनलाइन व्यवस्था जो है उससे कितने लोग कितना ज़्यादा जागरूक हैं, और आप डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो एक मैसेज भेजो और सारा आपका बैंक अकाउंट सफाया। सरकार ने उसके संबंध में कितने मतलब कि कड़े कदम उठाए हैं, उसको किस तरह सिक्योर किया है। आप देखिए, आप देख रहे होंगे कोई ना कोई तो ग्रसित होगा, डिजिटल पेमेंट का शिकार होगा, वो फ्रॉड का शिकार हो गया होगा। सरकार इस तरफ भी तो ध्यान दे। सरकार साइबर क्राइम को लेकर जागरूक तो करते ही ना लोगों साइबर को। क्राइम को लेकर जागरूक कर रही है, लेकिन लोगों तक कितना जागरूक कर, व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है? भाई सरकार का काम तो है कि अगर कोई उसका नियम निकलता है तो मतलब पंक्ति में मौजूद सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, लेकिन सबसे आखिरी व्यक्ति तक छोड़िए। साइबर क्राइम को लेकर अब मैसेज आप इंग्लिश में टाइप करके भेज देते हैं, बी अवेयर ऑफ साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, कि देश की कितनी जनता उतने इंग्लिश को समझने में सक्षम है। आप हिंदी में भेजते हैं, लेकिन वो आप टेक्स्ट मैसेज भेज दिए, इससे आपका जो नैतिक जिम्मेदारी वो ख़त्म थोड़ी हो गई। आप जो डिजिटल पेमेंट की तरफ लोगों को जागरूक करते हैं, उसकी तरफ बुलाते हैं, तो डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए कर्तव्य आपका होना चाहिए। अब आप देखिए उसके बाद से जब जाके FIR कराओ तो कितने पैसे वापस आते हैं, ये भी देखने वाली बात है। आपके कहने का मतलब है नोटबंदी का जो है कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। सकारात्मक प्रभाव पड़ा होता आप बता दीजिए, कौन सा सकारात्मक प्रभाव? नोटबंदी तो इसलिए किया गया था ना कि भाई काला धन वापस आएगा। 99% नोट तो आपने वापस कर लिए, सब सारे सफ़ेद कर दिए। आप खुद व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे कितने लोग परसेंटेज पे नोट बदलवा रहे थे और किसके नोट बदले जा रहे थे, कौन जनता लाइन में खड़ी थी। आतंकवाद मिटाने की बात हुई थी, आतंकवाद मिट गया क्या? उसके बाद से 200 से ज़्यादा सेना के जवान शहीद हुए हैं कश्मीर में। और भ्रष्टाचार तो इसमें चरम पे है। मेरा साथी बोल रहा था कि अगर ये सरकार जाएगी तो भेद खुलेंगे कि कौन किसने कितना भ्रष्टाचार किया है। भारत की तो सबसे सशक्त सेना है। सशक्त सेना है, लेकिन सशक्त नेता तो नहीं है ना। भोग विलास में बैठा हुआ व्यक्ति सशक्त नेता तो नहीं हो सकता है ना। अब मीडिया उसको PR करा के और उसको सशक्त नेता के तौर पर स्थापित कर दे, वो तो अन्य बात है, लेकिन कितना सशक्त नेता है ये देखने वाली बात है। चीन को आँख दिखा रहे थे, लाल आग दिखा रहे थे। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन उन्होंने, 50,000 स्क्वायर फीट या किलोमीटर, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े मतलब मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन ज़मीन हड़पी तो गई थी ना। अभी बातचीत तो हुई मोदी जी से, तो जो है बातचीत हो रही है। आप तो लाल आंख दिखा रहे थे ना, हम तो लाल आंख देखना चाहते हैं आपकी, कि आपकी लाल आंखों से चीन डर जाए। डर तो नहीं रहा है। आपके सेना के कुछ जवान भी मारे गए, उसमें शहीद हुए। 8 साल पूरे हो गए नोटबंदी को लेकर के। इन 8 सालों में जब नोटबंदी हुई थी, लोगों ने जिस प्रकार से परेशानियों का सामना किया, उस परेशानी के आज 8 साल जब पूरे हो गए तो उसमें कुछ लोगों के प्रति जो है सकारात्मक प्रभाव पड़े कि नहीं, क्या कुछ फ़ायदे हुए कि नहीं हुए? देखिए, 8 नवंबर 2016 ब्लैक डे के रूप में माना जा रहा है। जी। आज जनता इसलिए उसको मानती है क्योंकि जब आपने 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी करी, तो उसके बाद लोगों को सपने दिखाए थे, बहुत कुछ सपने दिखाए थे, लेकिन आज उसका कहीं पर भी ज़मीन पर कोई क्रियान्वयन नहीं दिखाई दिया। सच्चाई ये है, नोटबंदी में हज़ारों लोग मर गए,
हजारों लोग ऐसे थे जिनके घर के अंदर जो पैसा रखा हुआ था वो पैसा ख़त्म हो गया। और जो इन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, काला धन, जो नोटबंदी के आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग 99.3% पैसा वापस आ गया था जो बाहर मार्केट में था। आखिर 0.7% ये वो पैसा हो सकता है जो मुझे लगता है किसी के घर में कोने में कहीं पड़ा होगा या कहीं मिट्टी में दबा होगा या कुछ होगा, तो 0.7%। इसका मतलब है कि 100% पैसा वापस आ चुका था नोटबंदी के दौरान। इस नोटबंदी का दुष्प्रभाव ये रहा कि हिंदुस्तान की जनता आज भी अपने आप को उबार नहीं पाई है उससे। अगर नोटबंदी बहुत अच्छी एक नीति थी तो आखिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर खड़े होकर नोटबंदी के नाम पर वोट मांगते हैं? अगर वो नीति बिल्कुल बेहतर थी, सही थी, तो मुझे लगता है हर चुनाव में नोटबंदी को लेकर के वोट मांगना चाहिए था। लेकिन क्या आपने देखा 2016 8 नवंबर 2016 के बाद किसी भी चुनाव में नोटबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उसने वोट मांगा हो जनता से? तो मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है कि 8 सालों में जो जनता ने जब नोटबंदी हुई, जो त्रासदी से लोगों ने झेला, उससे कोई बेनिफिट नहीं दिखा? अगर उसका कुछ फ़ायदा मिल रहा होता तो आज देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है हिंदुस्तान की प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि आपने नोटबंदी इस बात को लेकर के कहा कि काला धन है, आपने 1000 के नोट बंद किए कि इससे काला धन बढ़ता है, और 2000 के नोट आपने चालू कर दिए। जब 2000 के नोट आपने छोटे नोट, आपको बड़े नोट बंद करने थे तो आपने उससे दुगने नोट चालू कर दिए। आखिर क्या कारण था अरिजित पटेल को उस समय गवर्नर बनाने की? क्या जरूरत ऐसी पड़ गई थी? आखिर कहीं ना कहीं एक नोटबंदी एक बड़ा घोटाला है, और जिसका आज जैसे ही सत्ता से हटेगी ये सरकार, जैसे ही सत्ता से हटेगी भारतीय जनता पार्टी, एक जांच होगी और नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। कल ही अभी जो है रुपया जो है डॉलर के मारे में नीचे गिरा है, क्या कहेंगे? देखिए, रुपया और डॉलर में तो आज दोनों में ये चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से कि कितनी तेज़ी से गिरता है रुपया। आज रुपया 83 रुपये के ऊपर है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी उस समय लगभग 60 रुपये था। 10 साल में इन्होंने इस तरीके की इनकी नीतियां रहीं जिससे डॉलर और रुपये का अंतर छोड़ दीजिए। आप सोने की कीमत देख लीजिए, आज हर चीज़ की महंगाई को देख लीजिए। महंगाई का एक एवरेज बढ़ता है, चलिए समय के हिसाब से बढ़ता है, एक एवरेज एक टाइम होता है, लेकिन इनके समय में तो महंगाई 10-10 गुना बढ़ रही है। आज कोई भी मोटरसाइकिल उठा के देख लीजिए, 1 लाख से कम की मोटरसाइकिल हो जो उसमें 45,000 50,000 की मिलती थी। क्या इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है? कहीं ना कहीं ये इनकी नीतियाँ और नीति और नीयत में फ़र्क है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की जनता झेल रही है इनको, और जल्द ही इसका जवाब अभी 2024 में चुनाव में दिया और पूरी तरीके से जवाब अब आगे आने वाले चुनाव में जरूर देगी जनता। नोटबंदी को लेकर के लोगों के अपने अपने विचार हैं, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी आप नोटबंदी को लेकर के क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में देखते रहिए #भारत। धन्यवाद।